बच्चों, आज हम कक्षा 10 का जीव विज्ञान जैव प्रक्रम 3 परिसंचरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, परिसंचरण यानी सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन शब्द का अर्थ है यानी परिसंचरण का परिवहन। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी पदार्थ का आवागमन यानी आना और जाना। जैसे आप जानते हैं, जो परिवहन है वह सड़क मार्ग का परिवहन हो, चाहे वायु मार्ग का परिवहन हो अथवा ट्रेन से परिवहन हो, उसमें क्या होता है, सामान तथा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसी क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। जैसे आपको अपने घर से यदि लखनऊ जाना हो तो आप सड़क मार्ग से या ट्रेन से या किसी अन्य माध्यम से लखनऊ पहुंचेंगे, उसी क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। परिवहन का तात्पर्य यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन यानी जाना ही परिवहन कहलाता है। अब वही चीज़ शरीर के अंदर भी होती है, चाहे पौधे हों अथवा जंतु हों, दोनों के शरीर के अंदर परिवहन क्रिया पाई जाती है। यानी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना आवश्यक होता है, क्योंकि जंतुओं के शरीर में या पौधों के शरीर में यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ नहीं पहुंचेंगे तो फिर उन पदार्थों को उस स्थान पर कमी हो जाएगी जहां उसे जाना है। उदाहरण के लिए, हमारे शरीर में बना हुआ रक्त अगर केवल उदर भाग और वक्ष भाग तक ही सीमित रहे और हमारे मस्तिष्क तक ना पहुँचे या हमारे पैरों तक ना पहुँचे तो पैरों में रक्त की कमी हो जाएगी और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाएगी। हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसमें अनेक विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि तत्व होते हैं। अगर ये तत्व पाचन क्रिया होने के पश्चात केवल पेट में ही पड़ी रहें और वह दूसरे स्थान पर ना पहुँचे तो फिर उस स्थानों पर संबंधित पदार्थों की कमी हो जाएगी। उदाहरण हेतु, हमारे आँखों के रेटिना के वृद्धि एवं विकास के लिए विटामिन ए आवश्यक है। मान लिया हमने विटामिन ए के स्रोत गाजर आदि को खाया, उसका पाचन हुआ और उससे हमें विटामिन ए मिला भी, लेकिन वह विटामिन ए पचित होने के बाद केवल हमारे शरीर में एक ही स्थान पेट में ही पड़ा रहे और आँखों तक ना पहुँचे तो हमारे आँखों को विटामिन ए उपलब्ध नहीं हो पाएगा और इस अवस्था में हमारे आँखों की कार्य क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन आवश्यक होता है और इसी क्रिया को परिसंचरण यानी परिवहन कहते हैं। परिवहन का एक लाइन का यही अर्थ है सीधे सीधे कि आवश्यक पदार्थ का आवागमन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ इसेंशियल मटेरियल। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पदार्थ आएंगे जाएंगे, आवागमन होगा तो पदार्थों की शरीर में पूर्ति होती रहेगी और कहीं भी किसी भी पदार्थ की कमी नहीं होने पाएगी। तो आप समझ गए होंगे परिसंचरण यानी परिवहन का क्या मतलब होता है। आवश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन ही परिसंचरण या परिवहन कहलाता है। यह पौधों में भी होता है परिसंचरण, जंतुओं में भी परिसंचरण होता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण क्रिया के लिए ढेर सारे अंग पाए जाते हैं जीवों में। वे सभी आपस में मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं जिसका नाम परिसंचरण तंत्र होता है। छोटा जीव है तो उसमें कम ही परिसंचरण अंग होते हैं या कुछ जीवों में परिसंचरण अंग होते ही नहीं हैं, त्वचा द्वारा परिसंचरण हो जाता है आदि ऐसे कई बातें जो हम आपको आगे बताएंगे। अभी देखिए, जैसे परिसंचरण तंत्र के प्रकार के बारे में बात करें कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं जंतुओं में, तो पौधों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम जंतुओं की बात कर रहे हैं कि जंतुओं में परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि जंतुओं में तो बहुत सारे एक कोश की हैं,
बहुत सारे बहुकोशिकीय हैं। उनमें से जो बहुकोशिकीय में है कुछ अल्प विकसित हैं, कुछ अधिक विकसित हैं। तो उनमें उनके शरीर के रचना के आधार पर उनमें परिसंचरण भी अलग अलग प्रकार से होता है। उसके लिए अलग अलग परिसंचरण अंग होते हैं और उनमें अलग अलग परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। तो जंतुओं में कुल मिलाकर 2 ही प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं, एक खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में। खुला परिसंचरण तंत्र नाम से ही स्पष्ट है, खुला यानी ओपनली है। जैसे यह है परिसंचरण तंत्र छोटे जीवों में और अल्प विकसित जीवों में पाया जाता है। जैसे जितने कीट वर्ग है ना, आप आर्थ्रोपोड्स जानते हैं, जितने आर्थ्रोपोडा वाले हैं, 9 में पढ़े हैं आप। आर्थ्रोपोडा संघ जीव जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, 8.5 लाख से ज़्यादा जीव जातियाँ पाई जाती हैं। तो उन सभी कीटों में विकसित परिसंचरण तंत्र नहीं होते हैं। उनमें विकसित परिसंचरण तंत्र नहीं होने के कारण उनमें खुले तौर पे परिसंचरण यानी सर्कुलेशन हो जाता है। और अन्य छोटे जीव हैं जैसे एनिलिडाज हैं, जैसे एनिलिडा में केचुआ है, जोंक है, नेरिस है, ये सब जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम खुला परिसंचरण तंत्र को समझेंगे कैसे, इसके लिए देखेंगे। जैसे खुला परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए हम एक आपको आसान विधि बताते हैं। जैसे देखिए, आपने देखा होगा जो ट्यूबवेल से इंजन से पानी निकलता है, साधारण भाषा में समझिएगा। तो उसमें इंजन से पानी निकलता है और पानी ऐसे गिरता है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली पानी गिरा और फिर सीधे वो होता हुआ खेत तक पहुंच गया। एज एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ से इंजन से पानी निकला और वो सीधा होता हुआ खेत तक पहुंचा, अपने मन का ऐसे ओपनली बहता हुआ पहुंचा। खेत में ही जाना पानी को, ठीक है। यहाँ पर हम इंजन को क्या मान लेते हैं, उसका परिसंचरण तंत्र मान लेते हैं, जहाँ से पानी निकला। खेत क्या है, शरीर मान लेते हैं इसको। अब माध्यम यहाँ कुछ भी नहीं है, नो मीडियम है, यहाँ पे एकदम खुले में बह रहा है और खुले में होता हुआ खेत तक गया। इसको हम बोलेंगे खुला परिसंचरण। यही हाल जीवों में है। जीव का शरीर है, मान लीजिए केंचुए का शरीर है। अब केंचुए में परिसंचरण हुआ, परिसंचरण मुख्यतः रक्त का ही होता है। हम आपको यहाँ बता दें, परिसंचरण छोटे बड़े सभी जीवों में रक्त का ही होता है। रक्त ही मुख्यतः आवश्यक पदार्थों का एक समूह होता है। जितने आवश्यक पदार्थ होते हैं सब रक्त में ही सम्मिलित होते हैं, इसीलिए रक्त का ही परिसंचरण होता है। तो उस जैसे केंचुआ है, अब केंचुए के शरीर में डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, कोई उसमें मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है उसको रक्त को ले जाने के लिए। सीधे रक्त उसके पूरे शरीर में बह रहा है डायरेक्टली और शरीर के सभी जगहों पर पहुंच रहा है। यहाँ आप बात को समझ गए होंगे। जैसे हमने ये उदाहरण दिया, इंजन से पानी निकला और सीधा डायरेक्टली खेत में पहुंच रहा, कोई यहाँ पे माध्यम नहीं है। लेकिन हम दूसरे बिंदु पर अब चर्चा करेंगे बंद परिसंचरण के बारे में। बंद परिसंचरण में क्या है, वहाँ पे भी यही एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इंजन है, इंजन से पानी निकला, इंजन से जब पानी निकला तो पानी के लिए एक पाइप लगा दिया हमने वहाँ से, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके बाद पाइप लगा दिया, अब वो पाइप में बह रहा है पानी और पाइप में बह करके खेत तक पहुँच रहा है। यहाँ कहीं भी पानी का फ्लो, बहाव डायरेक्टली नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या निकलता है कि यहाँ पे बंद सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है, इसके पहले ओपनली सिस्टम था। इस प्रकार का सिस्टम मनुष्य सहित अन्य स्तनधारी प्राणियों मैमेल्स में पाया जाता है। मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, बंदर, हाथी, इन सभी बड़े जीवों में एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। यहाँ ओपनली नहीं होता है। लेकिन छोटे जीवों में
ओपनली होता। छोटे और बड़े जीवों में छोटे जीवों में ओपनली और बड़े जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र होने का एक और भी बड़ा कारण यह है कि छोटे जीवों का शरीर छोटा होता है। छोटा होने के कारण उनमें डायरेक्टली फ्लो हो जाता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन बड़े जीवों में उनका शरीर बड़ा होता है, उसमें डायरेक्टली फ्लो होने में समस्या आती है। इसीलिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अपनाया गया, बंद परिसंचरण। जैसे खेत से पानी अगर पाइप के रास्ते जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें पानी का नुकसान कम होगा और डायरेक्टली जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन अगर खुला है तो खुले में तो नुकसान भी होगा और पहुँचने में भी वक्त लगेगा और पूरा का पूरा पहुँच भी नहीं पाएगा। इसलिए बंद परिसंचरण तंत्र खुले परिसंचरण तंत्र के मुकाबले अधिक उपयोगी और लाभदायक है। परंतु खुले परिसंचरण तंत्र भी छोटे जीवों में पाए जाते हैं। इतना बड़ा कीटों का संघ है और भी छोटे जीव हैं, सब में खुला ही पाया जाता है, किसी में बंद नहीं पाया जाता। क्योंकि अभी तक जब जीवों का विकास हुआ था तो छोटे जीवों में परिसंचरण अंग अधिक विकसित नहीं हो पाए थे, इसीलिए उनमें क्या हो गया कि खुला ही चलने लगा। जैसे पाइप का जब आविष्कार नहीं हुआ था, इनोवेशन, तो वैसे ही पानी जाता था नाली के रास्ते खेत में। पाइप आया तो पाइप से वैसे ही जीवों का विकास भी क्रमबद्ध तरीके से हुआ है। ये छोटे जीव हम लोगों से पहले आए थे इस दुनिया में और इसी कारण से इन छोटे जीवों में अभी तक परिसंचरण अंग विकसित नहीं हो पाए थे अच्छे से, या कम परिसंचरण अंग पाए जाते हैं। दूसरी बात, शरीर भी छोटा होता है, इसीलिए इनमें खुला परिसंचरण तंत्र हो जाता है। लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र बड़े जीवों में, हम लोगों में भी, मनुष्य में भी बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि हम इनसे डेवलप भी हैं, हमारे में परिसंचरण तंत्र अधिक विकसित है, अधिक परिसंचरण तंत्र अंग है। इसके अलावा दूसरी बात ये भी यहाँ पे आती है कि हम लोगों का शरीर बड़ा होने के कारण वहाँ पे सप्लाई अच्छे तरीके से हो, इसीलिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में परिसंचरण यानी सर्कुलेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में परिसंचरण किस प्रकार का होता है तो हमने बता रखा, आपको बोलेंगे बंद प्रकार का। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरी बात ये भी सुन लीजिए कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, दोहरा का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो बंद है भाई, यानी फ्लो जो हो रहा है वह किसी पाइपलाइन के द्वारा हो रहा है, नलिका के द्वारा हो रहा है, खुले नहीं हो रहा है डायरेक्टली। दूसरी बात है दोहरा है, यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, पाइप दो हैं, एक नहीं है। और दो क्यों जरूरत लगी, इसका भी रीजन है क्योंकि मनुष्य में शुद्ध और अशुद्ध दो रक्त बहते हैं और दोनों कहीं भी एक साथ मिले ना, इसीलिए अलग अलग पाइपलाइन है, यानी अलग अलग नलिका है, एक शुद्ध को ले जाने के लिए और एक अशुद्ध को ले जाने के लिए। अब यहीं से हम शुरू करते हैं धीरे धीरे। शुद्ध को कौन ले जाता है, शुद्ध को ले जाने के लिए कौन नलिका होती है मनुष्य में, धमनी होती है। हमने पहले ही बता रखा, परिसंचरण वास्तव में रक्त का ही होता है। तो रक्त को, और मनुष्य में दो रक्त हैं, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है, इसीलिए मनुष्य में बंद तो होता है, यानी पाइप से बहता है रक्त, लेकिन वो भी दो पाइप होती है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं।
क्योंकि एक पाइप में शुद्ध को बहना, एक पाइप में अशुद्ध को बहना, यानी एक नलिका में शुद्ध रक्त को, एक अशुद्ध रक्त, एक नलिका में अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त धमनी नामक नलिका से बहता है और अशुद्ध शिरा से। यानी शिरा किस रक्त को ले जाती है? अशुद्ध, और धमनी किसको ले जाती है? शुद्ध को ले जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दो अपवाद हैं। एक है पल्मोनरी धमनी और एक है पल्मोनरी शिरा। इन्हीं दोनों के नाम आप जरूर से याद रखेंगे। सभी धमनी, हमने बताया ना, शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, अर्थात सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन उसके साथ एक शब्द जोड़ने पड़ेंगे। बोलेंगे सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन हजारों धमनियां हमारे शरीर में, लाखों हैं। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और धमनियां शरीर के सर से लेकर के पांव तक फैली हैं जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। तो बोलेंगे शुद्ध, सभी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं, अर्थात सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, परंतु पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, यहाँ यह शब्द इस्तेमाल करना, पल्मोनरी धमनी ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध के बजाय अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों बहता है? उसमें जब हम हृदय की संरचना पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, सभी शिराओं में, जैसे धमनियाँ लाखों की संख्या में है जो शरीर के हर एक कोने में फैली हुई हैं और शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं, उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है उसके शरीर के हर कोने में शिराएं फैली हुई हैं, लेकिन और शिराएं अशुद्ध रक्त को बटोरने का काम करती हैं, बटोर करके ले जाती, फेफड़े में गिराती हैं, फेफड़ा रक्त को शुद्ध करता है और पुनः उस शुद्ध रक्त को धमनियाँ ग्रहण करके शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी शिराएं अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, यानी सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, परंतु पल्मोनरी शिरा को छोड़कर पल्मोनरी शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी की हिंदी होती है फुफ्फुसीय। इसे आप देख लेंगे, कभी कोई पूछ सकता है आपसे, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। पल्मोनरी इसे अंग्रेजी में बोलते हैं और अंग्रेजी शब्द ही पल्मोनरी ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आप यह बातें आज अपने दिमाग में नोट कर लेंगे और कभी नहीं भूलना आपको है कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, परंतु पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और केवल पल्मोनरी शिरा को छोड़कर। यह दो लाइनें जब आप धमनी और शिरा में मुख्य अंतर लिखेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो सबसे पहले यही दोनों लाइनें पहले पॉइंट में लिखना शुरू करेंगे। अब आप देखेंगे मनुष्य में परिवहन के लिए जो अंग होते हैं उनके बारे में। तो मनुष्य में ही नहीं बल्कि सभी जीवों में मुख्य आवश्यक पदार्थ जिसका परिवहन होता है वह रक्त है। तो जो इसमें परिवहन होगा उसमें हृदय जो परिवहन अंग में भाग लेंगे, हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ क्या है? वही है जो हमने आपको बताया, धमनी और शिरा। और
जो आवश्यक पदार्थ हैं उन आवश्यक पदार्थों में क्या है? रुधिर है और रुधिर तथा लसिका। इन्हीं दोनों आवश्यक पदार्थों का परिवहन मनुष्य के शरीर में होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले भाग में इसे विवरण सहित पढ़ेंगे।